तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है कार्डियक टेम्पोनेंट। ठीक है, तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कार्डियक टेम्पोनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कार्डियक टेम्पोनेंट होता क्या है। तो वो आज का जो टॉपिक है अपना कार्डियक टेम्पोनेंट। तो कार्डियक टेम्पोनेंट जो है वो लाइक थ्रेटनिंग हार्ट इमरजेंसी है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो मेरा नाम अक्षय शेखोकर है। मैं एज ए नर्सिंग मैनेजर एजुकेशन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो आज का अपना यही टॉपिक रहेगा कि अपन आज कॉजेस पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, ब्रैक स्ट्रेट्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, कैसे डायग्नोसिस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसका, ये आज अपन पढ़ेंगे। तो कार्डियक टेम्पोनेंट होता क्या है? तो कार्डियक टेम्पोनेंट जो होता है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या किया जाता है, क्या होता है, तो फ्लूइड, ब्लड या पस या एयर, इसका क्या होता है, अकुमुलेशन हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। कहाँ? तो पेरिकार्डियल सैक, मतलब और सराउंडिंग द हार्ट, हार्ट के आजू बाजू में क्या होता है, एक तो फ्लूइड या ब्लड या प्लस या एयर जमा हो जाता है, तो उसको निकालना पड़ता है। तो उस इमरजेंसी को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट। ठीक है, इसको क्यों इमरजेंसी बोलते हैं? तो क्योंकि क्या है ना, इसके कारण क्या होता है, वो प्रेशर वहां का बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, हार्ट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो प्रिवेंट एडुकेट फीलिंग ऑफ वेंटिलेटर ड्यूरिंग डायस्टोल। तो इसके कारण जो वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपरली फील नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, कार्डियक आउटपुट एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसी। तो पेरिकार्डियम के बारे में अपन पढ़ते हैं, एनाटॉमी। जो हार्ट जो होता है वो कवर्ड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम, कंसिस्टिंग टू टाइप का पेरिकार्डियम होता है। एक होता है फैब्रियस पेरिकार्डियम जो कि आउटर लेयर होती है, और एक सीरस पेरिकार्डियम जो कि इनर लेयर होती है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें जो फ्लूइड होता है वो 15 से लेके 50 ml तक होता है। इसलिए होता है कि दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, लुब्रिकेंट वहां पे बना रहे, इसके लिए ये यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और ये का एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर और बढ़ाता है। ठीक है, इसके कारण वहां पे कार्डियक कंप्रेशन होने की चांसेस रहते हैं। तो क्या कॉजेस है ये सब होने का? तो कॉजेस है, एक तो पहला कॉज है कि ट्रॉमा, ट्रॉमा के कारण। तो पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी तो पेशेंट को नहीं है, या ब्लंट चेस्ट ट्रोमा तो पेशेंट को नहीं हुआ है, या कार्डियक की कोई सर्जरी कॉम्प्लिकेशन तो पेशेंट को नहीं हुआ है। तो ये भी कार्डियक का कार्डियस हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेंट होने का। देन आता है कोई मैलिग्नेंसी तो पेशेंट को नहीं है, जैसे कि लंग कैंसर तो नहीं है, या ब्रेस्ट कैंसर तो पेशेंट को नहीं हो रहा है, या ल्यूकीमिया नहीं है, या लिम्फोमा नहीं है, इसमें से कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है तो ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इसको कार्डियक टेम्पोनेंट होने का। थर्ड है पेरिकार्डाइटिस, जिसमें वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, या ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब चीज है या नहीं, इसके भी कॉजेस हो सकते कार्डियक टेम्पोनेंट। फोर्थ है यूरोमिया, दैट इज अ क्रोनिक किडनी फेल्यूर में तो पेशेंट नहीं है तो ये भी चांस हो सकता है। देन मायोकार्डियल कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, या रप्चर तो नहीं हुआ है वेंट्रिकल्स। देन आयोटिक कोई डिसेक्शन तो नहीं है, मतलब पेरिकार्डियल सैक से कोई ब्लड लीक तो नहीं हो रहा है जो कि ऑकुमुलेट हो रहा है वहाँ पे, इसके कारण भी ऑको क्या कार्डियक टेम्पोनेंट हो सकता है। या लेट्रोजेनिक कोई कॉजेस तो नहीं, जैसे कि सेंट्रावेनस कैथेटर इंसर्शन तो नहीं किया है जिसके कारण रप्चर हुआ हो, या पेसमेकर इम्प्लांटेशन तो नहीं डाला है, या कार्डियक कोई कैथेटराइजेशन तो नहीं किया है। ये किया है तो इसके कारण भी पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेंट हो सकता है। देन कोई ऑटो इम्यून डिसीज है लाइक सिस्टेमेटिक लूपस एरिथेमेटस या रोमैटिक अर्थराइटिस, ये तो नहीं है, ये भी है तो इसके कारण भी पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेंट होने के चांसेस रहता है। देन है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है, तो फ्लूइड अकुमुलेट इन द पेरिकार्डियल कैविटी। सबसे पहले क्या होता है,
कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें क्या होता है, फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है। देन अकुमुलेट होने के कारण वहाँ क्या क्या करता है, जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। देन प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके कारण वेंट्रिकल प्रॉपरली फिल नहीं हो पाते, तो वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है उसका। देन स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक उसके कारण कार्डियक आउटपुट भी गिर जाता है। देन क्या है, कॉम्पिटेंसी टकीकार्डिया उसमें क्या होता है, फिर डेवलप हो जाता है। देन सीवियर केसेस में प्रोग्रेस, इसके कारण ये शॉक में भी पेशेंट जा सकता है, अदरवाइज अनट्रीट किया तो इसका डेथ भी पेशेंट का हो सकता है। जैसे कि पहले नॉर्मल कार्डियक फीलिंग, देन कार्डियल फ्लूइड में अकुमुलेशन हो जाना, उसके बाद उसका हार्ट चेम्बर्स को क्या करना, कॉम्प्रेस करना। देन उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज वेनस रिटर्न, देन रिड्यूस द स्ट्रोक वॉल्यूम, देन हाइपोटेंशन में पेशेंट जाना, देन कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। देन कौन कौन से टाइप्स होते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट के, तो पहला है एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेंट एंड दूसरा है सब एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेंट। तो कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या होता है, तो रैपिड अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड, बार बार फ्लूइड का क्या होता है, वहां पे अकोमुलेशन हो जाना। इवन 10 100 से लेकर 20 ml में कॉज सीवियर सिम्टम्स। मान लो 100 से 200 ml वहां पे अकोमुलेट हो गया तो बहुत बड़ा सिम्टम्स वहां पे हो सकता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी भी पेशेंट को हो सकती है। कौन सी, तो एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेंट। देन दूसरा है सब एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेंट, जैसे कि स्लो फ्लूइड अकुमुलेशन या पेरिकार्डियल स्टेचस ओवर टाइम, अदरवाइज लॉन्गर वॉल्यूम दैट इज ग्रेटर देन 1 लीटर में बी टॉलरेट इनिशियली। तो ये दो टाइप्स होते हैं। देन क्लिनिकली क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी पढ़ेंगे। तो क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, देन डिप्सनिया पेशेंट को हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन पेशेंट को एंजाइटी भी हो सकती है, देन फटिग भी फीलिंग हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है, पेशेंट को डिजीनेस भी हो सकता है, या पेशेंट को सिंकोप भी आ सकता है, चक्कर आके पेशेंट गिर भी सकता है, अदरवाइज पाल्पिटेशन भी पेशेंट को हो सकता है। तो ये आपको सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। देन एक कुछ साइंस मिलेंगे, जैसे कि टकीकार्डिया हो रहा, पेशेंट हार्ट रेट बढ़ रहा है, हाइपोटेंशन में पेशेंट है, बीपी लो हो गया, टकीपनिया पे है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, एलिवेटेड जुगुलर वेनर प्रेशर जो है वो भी बढ़ गया, कूल एंड क्लाम स्किन बहुत ठंडी हो गई, और पेशेंट साइनोसिस भी जा रहा है ब्लूइश कलर की। ये आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, तो ट्रीट करना चाहिए। तो ये आपको दिखता है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन ब्रेक स्ट्राइड क्या होता है, एक क्लासिकल फीचर्स है, जैसे कि ये ब्रेक स्ट्राइड एक कार्डियक टेम्पोनेंट का साइंस है, जिसमें कि आप हाइपोटेंशन पेशेंट को है, जुगुलर वेन पेशेंट डिस्टेंट हो चुका है, और मपल और डिस्टेंट हार्ट साउंड पेशेंट को दिख रहा है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि कार्डियक टेम्पोनेंट पेशेंट को है। 101% आप इससे गारंटी ले सकते हैं कि पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेंट हुआ है। कौन से 3 सिम्टम्स, तो हाइपोटेंशन, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन या मपे या डिस्टेंट हार्ट साउंड, इन तीनों को मिला के बना है ब्रेक टायर्ड। देन है पल्सस पैराडॉक्सिस, इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय ग्रेटर देन 110 mm of Hg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन फॉल, गिर जाता है। देन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का करना चाहिए, तो सबसे पहले ईसीजी फाइंडिंग्स पेशेंट को लेना चाहिए, जिसमें कि साइनस टकीकार्डिया पेशेंट को हो सकता है। देन लो वोल्टेज OQRS कॉम्प्लेक्स भी वोल्टेज कम हो सकता है उसका, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेशन भी पेशेंट को आ सकता है। तो ये तीनों आपको ईसीजी फाइंडिंग्स में दिख जाएंगे। देन पेशेंट का चेस्ट पेन करोगे तो इनलार्ज वाटर बॉटल साइन, जैसे भी आपका हार्ट आपको वाटर बॉटल लाइक दिखेगा उसका, ठीक है, लार्ज इंफ्यूजन उसमें दिख जाएगा। देन इको जब आप करोगे गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसमें पेरिकार्डियल इंफ्यूजन आपको दिखेगा। देन राइट आर्टरियल जो होगी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। देन राइट वेंट्रिकल भी कोलैप्स हो जाएगा, और जो इंफीरियर वेना क्या हुआ होता है वो टोटली डायलेट हो जाएगा। तो ये आप इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स में आपको दिख जाएगा।
जब सिटी स्कैन और एमआरआई करोगे तो ये यूजफुल फॉर डिटेंशन, इसमें ट्यूमर्स आपको दिख सकता है, पेशेंट को हेमरेज भी दिख सकता है, और पेरिकार्डियल कोई थिकनिंग हो गई हो तो ये भी आपको सिटी स्कैन और एमआरआई में दिख जाएगा। या हीमोडायनामिक कोई मॉनिटरिंग करना है तो क्या क्या दिखोगी उसमें, तो इक्वलाइजेशन ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर में पूरे तरीके से इक्वलाइजेशन हो जाएगा, सेम आ जाएगा, और कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या करना है, तो ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, सिटी स्कैन और एमआरआई और ब्लड इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो कार्डियक टेम्पोनेंट की वजह से पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में भी जा सकता है, कार्डियक अरेस्ट में भी पेशेंट को आ सकता है, या मल्टी ऑर्गन फेल्यूअर भी पेशेंट को हो सकता है, और पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट को जा सकता है, और पेशेंट की लास्ट में डेथ भी हो सकती है। देन आता है ट्रीटमेंट। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में एबीसी असेसमेंट आपको करना है, जिसमें कि आपको एयरवे मेंटेन करना है, देन ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है, ऑक्सीजन लगाना है पेशेंट को, देन इसके बाद वो ईसीजी और वाइटल साइन पेशेंट का क्या करना है, मॉनिटर करना है। देन आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन लगाना है टू मेंटेन प्रोलोड टेम्पोररीली, जो लोड ना बढ़े उसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल सलाइन मेंटेनेंस पे चलानी है। देन उसके बाद वासोप्रेसर भी देना है, जैसे कि डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन इन सीवियर हाइपोटेंशन, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, उसको मेंटेनेंस पे लाने के लिए डोपामीन अदरवाइज नॉरएपिनेफ्रिन लगाना पेशेंट को जरूरी है। और डायरेटिक, इसमें डायरेटिक्स अवॉइड करना है, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी आपको अवॉइड करना है। देन डिफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका है पेरिकार्डियल स्टेनोसिस आप कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इसमें क्या करता है, पेरिनियल सैक जो होती है, जो पेरिडियल कैविटी है, उसमें एक छोटी सी निडल इंसर्ट करती है, उससे वो निडल से क्या होता है, जो अक्यूमुलेटेड फ्लूइड, ब्लड, पस, एयर है, उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये ग्रेजुअली जो करता है वो बाय गाइडेड इकोकार्डियोग्राफी के गाइडलाइन से अकॉर्डिंग करता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। इससे बेनिफिट ये होता है कि इमीडिएट तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाता है कार्डियक आउटपुट बढ़ने में, देन सिम्टम्स से आपको रिलीफ मिलता है। ये मोस्टली यही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर कार्डियक टेम्पोनेंट, दैट इज अ पेरिकार्डियो स्टेनोसिस। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में आप एक कर सकते हैं पेरिकार्डियल विंडो, जैसे कि क्रिएट अ ड्रेनेज पाथवे, आप एक तो ड्रेनेज पाथवे लगा सकते हैं, यूजफुल इन रिकरेंट इन फ्यूचर। ठीक है, अदरवाइज थोरेटेक्टोमी, जैसे फॉर द ट्रोमेटिक टेम्पोनेंट, कोई ट्रोमा की वजह से हो रहा है तो थोरेटेक्टोमी आप कर सकते हैं, और पेरिकार्डियोक्टोमी, रिमूवल ऑफ द पेरिकार्डियम इन चॉइस ऑफ रिकरेंट डिसीज, ये बार बार हो रहा है तो। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, सबसे पहले आपको असेसमेंट करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है, वाइटल साइन, देन बिग ट्राइड कोई से ऑब्जर्व द सिम्टम्स तो नहीं है वो देखना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का असेस करना है, देन चेस्ट पेन और डिप्सनिया इवोलेट करना है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो नहीं है, ये आपको असेसमेंट करना है। देन इंटरवेंशन क्या करना है, आपको पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है इसलिए। देन मेंटेन आईवी, हाइपोटेंशन में तो पेशेंट नहीं है उसके लिए मेंटेनेंस पे आईवी फ्लूइड लगाना है। देन पेशेंट को पेरिकार्डियो स्टेनोसिस के लिए प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद कंटिन्यू ईसीजी मॉनिटरिंग भी करना है, मेजर इनटेक आउटपुट भी मेजर करना है, क्योंकि इनटेक आउटपुट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्डियक आउटपुट के लिए। देन इनडायरेक्टली रिड्यूस एंड प्रोवाइड रीएश्योरेंस। ठीक है, देन पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या करना है, मॉनिटर पंचर साइड, जहाँ से पंचर किया है वो साइड आपको मॉनिटर करना है, अरिथमियास कौन सा है उसको ऑब्जर्व करना है, ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंसी पेशेंट का चेक करते रहना है फ्रीक्वेंटली, बार बार ब्लड प्रेशर, देन असेस तो रिकरेंस बार बार तो नहीं हो रहा है उसके लिए असेस करना है। देन जो पेरिकार्डियो स्टेनोसिस आप करते हैं उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं, मे बी पेशेंट अरिथमियाज में भी जा सकता है, या पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी इंजरी भी हो सकती है, या मायोकार्डियल कोई पंचर भी पेशेंट को हो सकता है, या रीअक्यूमुलेट फिर से बार उसमें फ्लूइड जमा हो सकता है, और पेशेंट को वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है,
ये 6 कॉम्प्लिकेशन आप पेरिकार्डियल स्टेनोसिस जब प्रोसीजर करते हो तो ये 6 कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं। कौन कौन से? तो अरिथमियाज में चेंजेस आ सकते हैं, निमोथोरैक्स हो सकता है, या कोरोनरी आर्टरी में कोई इंजुरी लग सकती है प्रोसीजर करते टाइम, मायोकार्डियल कोई मायोकार्डियल लेयर भी पंचर हो सकती है, उसके कारण बार बार फ्लूइड भी वहाँ पे कलेक्ट हो सकता है, और बाहर का कोई इंसर्ट करे इसके कारण पेशेंट को इन्फेक्शन भी वहाँ पे हो सकता है। देन प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस कब अच्छा है? जब एक्सेलेंट इफ डायग्नोसिस और ट्रीटेड अर्ली। जितने जल्दी अपन ने इसको डायग्नोस किया और ट्रीट कर दिया तो प्रोग्नोसिस बहुत ही बढ़िया है कि बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर हो सकता है। अनट्रीटेड कार्डियक टेम्पोनेंट कैन बी रैपिडली लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक और डेथ। इन केस आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने में बहुत लेट हो गया, आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक और में भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। प्रोग्नोसिस डिपेंड जो होता है वो प्रोग्नोसिस ऑनलाइन कॉजेस के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे ट्रॉमा, मैग्नेंसी और इन्फेक्शन तो पेशेंट को नहीं है। जो की इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो आपको रखना है, जो कार्डियक टेम्पोनेंट जो है एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट उसकी करना है। इसमें मोस्टली कैरेक्टराइज बैक साइड से, जो ब्रेक साइड से वो है हाइपोटेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन और वहाँ पे हार्ट साउंड। इसमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो मोस्टली इकोकार्डियोग्राफी एक गोल्डन स्टैंडर्ड्स फॉर डायग्नोसिस टेस्ट है, और जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इसमें मोस्टली पेरिकार्डियल स्टेनोसिस है, ठीक है। और डिले इन ट्रीटमेंट में इसमें आप डिले करोगे तो इसमें पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में भी जा सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक। ऐसे टॉपिक बनने रहने के लिए आप अक्षय शिवगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।